नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 जुलाई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2021 ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2021 ग्लोबल रैंकिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापानी पासपोर्ट धारक को दुनिया के 193 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस की सुविधा है। सिंगापुर को दूसरा और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। सबसे अंतिम रैंक मिली है अफगानिस्तान को 116वां। भारत की रैंकिंग है 90 और वीज़ा फ्री स्कोर है भारत का 58। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल ऑफ ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी। एशले बार्टी ने 10 जुलाई को महिला एकल फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को 6-3, 6-7, 6-3 से हराकर विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर लिया। बार्टी 41 साल बाद विंबलडन महिला एकल का खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। यह इनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इन्होंने 2019 में फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया था। इसी टूर्नामेंट विंबलडन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया के नोवाक जोकोविच। ये वर्ल्ड नंबर 1 है रैंकिंग में फिलहाल। 6ठी बार इन्होंने विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में इन्होंने इटली के माटेओ बेरेटेनी, जो कि किसी भी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने थे, को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। यह जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम है। इसी के साथ इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यूरो कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? Which team has won the title of Euro Cup 2020? The right answer is option number A, इटली। 11 जुलाई को हुए रोमांचक मुकाबले में इटली ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना दूसरा यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब जीता। जीत का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इटली 3-2 से जीता। इससे पहले इटली की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने 1968 में यूगोस्लाविया को हराकर यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा इटली को। यूरो कप, जिसे यूरोपीय चैंपियनशिप भी कहा जाता है, को फीफा विश्व कप के बाद विश्व के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फुटबॉल टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? विच प्लेयर हैज़ वन द गोल्डन बूट फॉर बीइंग द टॉप स्कोरर इन यूरो कप 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के कप्तान और आधुनिक समय के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद यह शीर्ष सम्मान हासिल किया, क्योंकि 4 मैचों में उन्होंने 5 गोल दागे। चेक गणराज्य के पैट्रिक स्किक ने भी 5 गोल के साथ टूर्नामेंट का अंत किया, लेकिन गोल करने में मदद के आधार पर रोनाल्डो को यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा। 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है
PDF केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 PDF मिलेगा। एक PDF में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली PDF मिलेगा, 14 PDF मिलेगा, 12 महीने का 12 PDF और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक PDF में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं UPSC प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे MP अकेडमी के करंट अफेयर्स के PDF से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये PDF आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे PDF वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और IFSC कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या UPI से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप MP अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको PDF भी मिलना शुरू हो जाएगा। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बिलियनियर टू फ्लाई इन स्पेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D। ये बन गए हैं रिचर्ड ब्रैंसन। ये हैं रिचर्ड ब्रैंसन। 11 जुलाई को ब्रिटिश अरबपति और वर्जिन समूह के संस्थापक रिचर्ड ब्रैंसन अमेरिका में न्यू मैक्सिको से वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष यान VSS यूनिटी पर ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान भरने के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति बन गए। ब्रैंसन ने अपने साथी अरबपति जेफ बेजोस, जो अमेजन के फाउंडर हैं, को केवल 9 दिनों से हराया, जो 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए तैयार थे। VSS यूनिटी अंतरिक्ष विमान को एक वाहक विमान द्वारा 45,000 फीट या कहें तो 13,700 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाया गया था। इस 1.5 घंटे की उड़ान ने यात्रियों को जहाज की 17 खिड़कियों से पृथ्वी की वक्रता को निहारते हुए कुछ मिनटों की भारहीनता का अनुभव भी कराया। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन के साथ किस भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष के सफर पर गई? विच इंडियन ऑरिजिन वुमन has gone to space along with Richard Branson, the first billionaire to fly in space? The right answer is option number B, सिरिसा बांदला। यही है, यहाँ तस्वीर में देखेंगे तो 6 लोगों का कुल सफ़र था, जिसमें से ये हैं सिरिसा बांदला। अंतरिक्ष में इस अरबपति के साथ इस वाहन के 2 पायलट डेव मैके और माइकल मसूची और 3 गैलेक्टिक कर्मचारी बेथ मूसा, कॉलिन बेनेट और सिरिसा बांदला थे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद सिरिसा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बन गई है। 11 जुलाई को अंतरिक्ष की यात्रा पर निकलने वाली सिरिसा का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एकमात्र अकेले भारतीय नागरिक हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत द्वारा किस वर्ष की जाएगी? इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, 2026 में। यह प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट का 30वां संस्करण होगा। यह दूसरी बार होगा जब भारत द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। इससे पूर्व वर्ष 2009 में हैदराबाद में इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। यह घोषणा विश्व बैडमिंटन महासंघ द्वारा की गई। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF का हेडक्वार्टर्स किस देश में स्थित है? किस राज्य में स्थित चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में भूमिगत मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों ग्रेविलिया बोरो और डेक्सीपस क्लेनी की खोज की गई है?
The two underground spider species, Grevillea boro and Dexippus clini, have recently been discovered in Jharwadi range of Chirang Reserve Forest located in which state? The right answer is option number A, असम। इन दोनों मकड़ियों को पश्चिमी असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में खोजा गया। पहली मकड़ी यानी ग्रेवेलिया बोरो, ये है, तस्वीर में देख सकते हैं इसे आप। इसका नाम बोडो समुदाय के नाम पर रखा गया और ये मिट्टी, वनस्पति तथा रेशम से बने कॉर्क जैसे जाल के साथ बिलों का निर्माण करती है। वहीं डेक्सिपस क्लेनी, ये है तस्वीर में, एक ओरिएंटल जंपिंग मकड़ी है जिन्हें पहली बार इस क्षेत्र में देखा गया है। अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ खोला है? वेयर हैज़ अमेजन ओपनड इट्स फर्स्ट डिजिटल सेंटर इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सूरत शहर में ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन के पहले डिजिटल केंद्र का उद्घाटन किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME अमेजन डिजिटल केंद्र पर जा सकते हैं और ई कॉमर्स, GST तथा टैक्सेशन समर्थन, शिपिंग एवं रसद समर्थन, कैटलॉगिंग सहायता व डिजिटल मार्केटिंग सेवाओं के लाभों पर प्रशिक्षण सहित तीसरे पक्ष की सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री पर रखने की घोषणा की है? इंडियन आर्मी हैज अनाउंस्ड टू नेम ए शूटिंग रेंज इन कश्मीर आफ्टर विच बॉलीवुड एक्ट्रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन। तो यहाँ पर इस शूटिंग रेंज का नाम लिखा है। भारतीय सिनेमा के विकास में अभिनेत्री विद्या बालन के योगदान को देखते हुए सेना ने हाल ही में अपनी एक फायरिंग रेंज का उन पर नामकरण किया है। यह फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। 2021 की शुरुआत में शेरनी फिल्म की अभिनेत्री ने अपने पति सिद्धार्थ राय कपूर के साथ इंडियन आर्मी द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भी शामिल हुई थी। किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंदें खेलने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विच क्रिकेटर हैज सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्लेइंग द मोस्ट 278 balls to score 37 runs in first class cricket? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, हाशिम आमला। आमला ने काउंटी क्रिकेट में प्रथम श्रेणी क्लब सरे को हैम्पशायर के खिलाफ ड्रॉ कराने में मदद की। यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 से कम स्कोर के लिए एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे अधिक गेंद यानी सबसे स्लोवेस्ट इनिंग रही है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम आमला ने 6 साल पहले भारत के खिलाफ ऐसी ही एक पारी खेली थी जब इन्होंने 244 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 25 रन बनाए थे। और वहीं AB डिविलियर्स, इन्होंने भी मात्र 43 रन बनाए थे और गेंद कितनी खेली थी? 297। ऐसी इनिंग खेलने का एक ही मकसद होता है कि अपनी टीम को हार से बचाना। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क विल बी सेटअप इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड ने 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। NTPC ने 13 जुलाई को कहा कि उसकी पूर्ण अनुषंगी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रन में 4,750 मेगावाट के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। तो कच्छ में ये सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट गल्फ नेशन टू ओपन एन एम्बेसी इन इजराइल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये बन गए हैं संयुक्त अरब अमीरात। UAE ने इजराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। खाड़ी के किसी भी देश का अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। UAE का दूतावास तेल अवीव के व्यापारिक जिले के केंद्र में इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज वाले टावर में ही स्थित है। ज़्यादातर देश तेल अवीव में ही अपने दूतावास खोलते हैं क्योंकि यरूशलेम की स्थिति विवादित है। हालांकि अमेरिका ने 2018 में अपना दूतावास यरूशलेम में स्थापित कर लिया था। पिक्चर में देखेंगे 2 व्यक्ति हैं, एक हैं इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरगेस, यही है, और ये हैं इजराइल में UAE के राजदूत जो बने हैं पहले, मोहम्मद अल खाजा। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस
इन द राज्यसभा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये बने हैं पीयूष गोयल। राज्यसभा के अधिकारी कौन कौन से होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जान लीजिए सभी को। सभापति होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, एम वेंकैया नायडू हैं अभी। उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जदयू के। सदन के नेता पीयूष गोयल बने हैं बीजेपी के। विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव हैं देश दीपक वर्मा IAS। सदन में नेता का पद सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष के सभी सियासी प्रहारों का जवाब देना और उनके सवालों का सामना करने की जिम्मेदारी सदन के नेता की ही होती है। पीयूष से पहले थावरचंद गहलोत ये जिम्मेदारी निभा रहे थे। चूँकि ये कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं तो ये पद खाली था, तो पीयूष गोयल को बनाया गया है। पीयूष गोयल के पास मोदी कैबिनेट में सबसे ज़्यादा मंत्रालय है। इनके पास कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय भी है। तो राज्यसभा में इनकी सीट अब पीएम मोदी के साथ ही होगी। किस राज्य में सभी गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के लिए मातृ कवचम नाम से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है? इन विच स्टेट अ कैंपेन नेम्ड मातृ कवचम इज बीइंग लॉन्च्ड टू प्रोवाइड वैक्सीन्स फॉर कोविड-19 टू ऑल प्रेग्नेंट वुमन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। कोविड-19 गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं का प्राथमिकता के साथ टीकाकरण कराना उनके तथा बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस अभियान के तहत राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा वार्ड स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शेर बहादुर देउबा। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा 13 जुलाई को 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76 खंड 5 के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रधानमंत्री ओली के 21 मई के संसद की प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया था और देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था। इन्हें 30 दिनों के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? गिविंग रिलीफ टू द सेंट्रल एम्प्लॉयज, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द डियरनेस अलाउंस फ्रॉम 17% टू व्हाट परसेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 28%। इसके साथ केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत यानी DA और DR को 1 जुलाई 2021 से बहाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि DA और DR में बढ़ोतरी से सरकार के कोष पर 34,401 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो DA हर एक 6 महीने में बढ़ाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 3 अतिरिक्त किस्तों को फ्रीज कर दिया था, जो 1 जनवरी 2020 से शुरू होकर के 1 जनवरी 2021 तक बकाया थी, यानी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और फिर 1 जनवरी 2021। रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने के साथ साथ भारत के भीम UPI को भी स्वीकार करने वाला एकमात्र देश कौन बन गया है? द ओनली कंट्री टू बोथ इश्यू एंड एक्सेप्ट रुपे कार्ड्स एज वेल एज एक्सेप्ट इंडियाज भीम UPI इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूटान। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और भूटान के वित्त मंत्री ल्योनपो नमगेम शेरिंग ने मिलकर 12 जुलाई को भूटान में भारत का भीम UPI ऐप लॉन्च किया। इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने बयान जारी करते हुए कहा कि भूटान अब पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम UPI के QR कोड अपने देश में मान्यता दी है। व्यापारिक स्थलों पर भीम UPI स्वीकृति प्राप्त करने वाला सिंगापुर के बाद यह दूसरा देश भी है। भारत ने देश में विकसित रुपे कार्ड 2019 में भूटान में शुरू किया था और दूसरे चरण की शुरुआत नवंबर 2020 में हुई थी। अपनी पात्र आबादी के लिए कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक के साथ 100% टीकाकरण पूरा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन विद एटलीस्ट 1 डोज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन फॉर इट्स एलिजिबल पॉपुलेशन इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। यहाँ पर सभी निवासियों से लेकर बाहर से आए लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सभी प्रवासी मजदूरों, होटल कर्मचारियों और नेपाली नागरिकों समेत जो भी यहाँ के रहने वाले हैं या आकर आजीविका के लिए काम कर रहे हैं, सभी को पहली डोज दी जा चुकी है। 18 से लेकर 44 साल के सभी पात्र आयु वर्ग के कुल 89,404 लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का 7 जुलाई 2021 को विस्तार कर कितने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है? हाउ मेनी न्यू मिनिस्टर्स हैव बीन स्वर्न इन बाय expanding the union cabinet on 7 जुलाई 2021? The right answer is ऑप्शन नंबर डी। कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 कैबिनेट मंत्रियों और 28 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई, तो दोनों मिलाकर के 43 हो गए। कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल में 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के बाद पहली बार कैबिनेट में बदलाव हुआ है। नए मंत्रिमंडल में 7 और महिला मंत्रियों को शामिल कर दिया गया है, तो इसके साथ ही महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। अब पीएम मोदी को मिलाकर केंद्र सरकार में कुल 78 मंत्री हो गए हैं। नियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिक से अधिक 81 सदस्य हो सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद मंत्रिमंडल की स्थिति से संबंधित है और कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित है। सहकारिता मंत्रालय के पहले केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। मोदी सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करते हुए सहकारिता मंत्रालय बनाया था। अब देश के गृह मंत्री को इस नए मंत्रालय का कार्यभार सौंप दिया गया है। यह देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर बी, BL वर्मा, ये इसी मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल में विभागों का भी बहुत हेरफेर हुआ है। तो फुल लिस्ट मिनिस्टर्स का कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है वो आपको मंथली शॉर्ट नोट्स PDF में अवेलेबल कराया जाएगा। किस राज्य में स्थित केसरिया बुद्ध स्तूप को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? केसरिया बुद्धा स्तूपा लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। ये न्यूज़ में भी क्यों है? बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व प्रसिद्ध केसरिया बुद्ध स्तूप जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ के कारण जलमग्न हो गया है। तस्वीर में आप देखिए, यही है बुद्ध स्तूप और इसके चारों तरफ पानी आ गया है। स्तूप को विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसकी परिधि लगभग 400 फीट और यह लगभग 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्तूप का प्रथम निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। मूल केसरिया स्तूप संभवतः अशोक के समय का है, जो कि 250 ईसा पूर्व में थे, क्योंकि यहाँ अशोक के एक स्तंभ के शीर्ष के अवशेष पाए गए थे। 2 विदेशी यात्रियों ने भी इस प्राचीन स्थल का दौरा किया था, फायान और वेंसन। भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने 11 जुलाई को चक्राता शहर देहरादून उत्तराखंड के देवबंद क्षेत्र में किया। इस उद्यान में फर्न, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइट्स और लाइकेन की लगभग 50 प्रजातियां उपलब्ध हैं। देवबंद में यह उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इन क्रिप्टोगैमस को गैर बीज पैदा करने वाले या गैर फूल वाले पौधे या बीजाणु उत्पादक पौधों के रूप में उल्लिखित किया जाता है, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। किस राज्य में 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने हेतु जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है? इन विच स्टेट द पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल हैज़ बीन ड्राफ्टेड टू बैन पीपल फ्रॉम अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एंड कंटेस्ट्स elections in local bodies if they have more than 2 children? The right answer is option number C, उत्तर प्रदेश।
यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 साल के बाद लागू होगा। कानून लागू हुआ तो 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, स्थानीय निकायों में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। तो 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बाबा से। लेकिन ध्यान में देने वाली बात यह है, वहाँ के अधिकतर एमएलए जो ये ड्राफ्ट बिल तैयार कर रहे हैं, उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनल मोइसो की उनके निजी आवास पर हत्या कर दी गई है? विच कंट्रीज प्रेसिडेंट जोवेनल मोइसो हैज़ बीन assassinated at his private residence? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, हैती। यही थे वहाँ के राष्ट्रपति और इनकी हत्या कर दी गई है। इस घटना के पश्चात हैती में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। 48 वर्षीय व्यवसायी और राजनेता जोवेनल मोइसो ने 7 फरवरी 2017 को हैती के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। वहाँ पहले क्रूर तानाशाही था जिसका अंत 1986 में हुआ था, और यह देश गंभीर गरीबी और अपराध के साथ राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। मैप में अगर ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही कैरेबियन सी है, और वहीं पर क्यूबा के बगल में यह हैती देश है, और इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक का एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, श्याम श्रीनिवासन। श्रीनिवासन ने 23 सितंबर 2010 को ही बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था, और बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि आरबीआई ने 23 सितंबर 2021 से जो इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है वहाँ से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए इनको एक्सटेंशन दी गई है। यह जो बैंक है ये एक प्राइवेट बैंक है जिसका मुख्यालय केरल के अलुवाकुच्ची में है। ट्विटर ने भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी यानी आरजीओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ट्विटर एज द कंपनीज रेजिडेंट्स ग्रीवेंस ऑफिसर आरजीओ फॉर इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विनय प्रकाश। भारत में नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी, और इनके ताज़ा शिकार बने आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, जिन्हें पद से हटा दिया गया। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। साथ ही ट्विटर ने खातों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। ऑप्शन नंबर ए स्फूर्ति प्रिया, ये फेसबुक के आरजीओ हैं। परेश बी लाल, ये व्हाट्सएप के आरजीओ हैं। और सुजीत मचादन सुंदरम, ये हैं लिंक्डइन के आरजीओ। सिंगापुर में प्रवासी श्रमिकों हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई प्रतियोगिता में किस भारतीय ने सिलंबम के प्रदर्शन में शीर्ष पुरस्कार प्राप्त किया है? विच इंडियन हैज़ वन द टॉप प्राइज इन परफॉर्मेंस ऑफ सिलंबम इन ए कंपटीशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन सिंगापुर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गणेशन संधिराकासन। यही है। सिलंबम एक प्राचीन हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, यानी वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है, जिसकी उत्पत्ति तमिलकम में हुई है, जो वर्तमान में भारत का तमिलनाडु क्षेत्र है। यह विश्व के सबसे पुराने मार्शल आर्ट्स में से एक है। सिलंबम शब्द स्वयं में एक खेल के बारे में बताता है जिसका अर्थ है पहाड़, और बम का अर्थ है बांस, जिसका उपयोग मार्शल आर्ट के रूप में, एक हथियार के रूप में किया जाता है, और इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका महत्वपूर्ण समय बचेगा जो आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। किस देश के केयर्न एनर्जी पीएलसी ने 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मध्यस्थता पुरस्कार के एक हिस्से की वसूली के लिए फ्रांस में भारत सरकार की लगभग 20 संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक फ्रांसीसी न्यायालय का आदेश हासिल किया है? विच कंट्रीज केयर्न एनर्जी पीएलसी
has secured a French court order to confiscate around 20 Indian government assets in France to recover a portion of 1.7 billion US dollar arbitration award. The right answer is option number A. ब्रिटेन 11 जून को फ्रांसीसी कोर्ट ने केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों का अधिग्रहण करने का आदेश दिया था, जिनमें ज़्यादातर फ्लैट शामिल थे। यह कानूनी प्रक्रिया 7 जुलाई की शाम को पूरी हो गई। 2006-7 के केयर्न यूके ने आंतरिक पुनर्व्यवस्था प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर केयर्न इंडिया होल्डिंग्स के शेयरों को केयर्न इंडिया को स्थानांतरित कर दिया था। आयकर अधिकारियों ने इस प्रकार निर्णय लिया था कि चूंकि केयर्न यूके ने पूंजीगत लाभ अर्जित किया है, इसके लिए 24,500 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा। तो इसी से संबंधित ये केस है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।